बुक्स में से करें, गाइड्स में से करें, देखें अगर आप एलएलबी पढ़कर आए हैं तो मैं आपको सिंपली इतना कहूंगा कि आप एक एडवोकेट बनने जा रहे हैं। इतनी नॉलेज आपको भी होनी चाहिए कि जितने भी गाइड्स हैं वो सारे के सारे मिस गाइड कर रही हैं आपको। अब हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहें कि सर हमने तो बहुत अच्छी सी तैयारी की है गाइड्स में से। देखिए गाइड्स आपको हो सकता है कि कुछ हद तक आपको गाइड कर जाएं, लेकिन उसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक्स भी आपको मिलेगी। उस गाइड्स के अंदर हो सकता है कि देखिए एमसीक्यूज को तैयारी करने के लिए आप क्या करते हैं, आप एमसीक्यूज की गाइड ही पकड़ लेते हैं। एमसीक्यूज की तैयारी करने के लिए एमसीक्यूज की ही गाइड पकड़ लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एमसीक्यूज की गाइड इसलिए पकड़ें कि आप अपना टेस्ट इवोल्यूशन करें, आप अपना खुद का एक मॉक टेस्ट ले लें तो वो बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन उस एमसीक्यूज में से ही आप एमसीक्यूज की तैयारी करें तो ये मैं समझता हूँ ये एक रट्टाफिकेशन में आ जाएगा, मेमोरिंग आ जाएगी। तो इस जरूरी तो नहीं है कि जो प्रीवियसली पूछे गए सवाल है वही सवाल इस बार भी पूछे जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बैरेक्स को 2 से 3 बार अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। जब आपने बैरेक्स को 2 से 3 बार अच्छे से गो थ्रू किया, उसके बाद मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा हमारा, उस ग्रुप के अंदर आपके साथ एक वन लाइनर नोट शेयर करूंगा। उससे क्या होगा, आपको जो भी सेक्शंस है वो फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। जब आपको सेक्शंस फिंगर टिप्स पे याद हो गए, जब आपने डेली बेसिस पे मेरी क्लास अटेंड कर ली, तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि आप एटलीस्ट 60 से 70 मार्क्स तो उठा ही सकते हैं। अब अगर हम देखें कि इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की, तो सबसे पहले हमारे पास 10 इसके केसेस हैं। 10 केसेस कौन कौन से हैं? एक है स्टेट वर्सेस 200 केस, और दूसरा है द स्टेट वर्सेस मौलवी तमीजुद्दीन केस, और अस्मा जिलानी केस, बेगम नुसरत भुट्टो केस, और उसके बाद है नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और अल जिहाद ट्रस्ट, और उसके बाद है आपका जफर अली शाह एंड अदर्स वर्सेस जनरल परवेज मुशर्रफ केस, और उसके बाद खान असफंद वली केस। ये 10 केसेस हैं जिसको हम एक दिन के अंदर कवर कर सकते हैं 2 आवर्स के लेक्चर के अंदर। उसके बाद सेकंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सबसे पहले आपका क्या है, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। उसके बाद कौन सा चैप्टर है? उसके बाद आपका चैप्टर है आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 40 तक, जिसके अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स पे आ गए और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी भी आ गया। और उसके बाद आपका पार्लियामेंट का चैप्टर, जिसके अंदर आर्टिकल 50 से लेके आर्टिकल 89 तक आ गया पार्लियामेंट के बारे में। और उसके बाद आपका जुडिकाटर का चैप्टर, और जुडिकाटर का जो चैप्टर है हमारा वो कहाँ से है, वो है आपका आर्टिकल 175 से 212 तक जुडिकाटर। ठीक है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हो गया। उसके बाद है आपका जो सिलेबस है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ बहुत ही इजी है। इंटरनेशनल लॉ बहुत इजी इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर इसको बहुत ही स्पेसिफाइड कर दिया गया है। इसके अंदर कौन कौन सा, एक है यूएनओ और एक है आईसीजे। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये आपका सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल लॉ का। और ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर कंप्लीट ज्यूरिस्प्रूडेंस है। ज्यूरिस्प्रूडेंस, मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कंप्लीट है, और आपकी जो है इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कंप्लीट है। और क्यूएसओ के अंदर क्या है, क्यूएसओ के अंदर आपका कंप्लीट 166 आर्टिकल्स। ठीक है, और जो आपकी सीपीसी है, सीपीसी के अंदर कौन कौन से सेक्शन है, सेक्शन 1 to 5, उसके बाद 15 से लेके 20 तक, और 20 तक उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका सेक्शन 47 75, सेक्शन 12 भी है इसका, सेक्शन 47 और 75 96, 75 और 96 104, 104 के बाद है 115 और 151, 115 151। ये आपका सीपीसी के सेक्शंस का सिलेबस है। और जो ऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो ऑर्डर है आपका ऑर्डर वन के बाद है ऑर्डर 6 to 9, ऑर्डर 6 to 9 हो गया, 6 7 8 9। ठीक है,
और इसके बाद आपका आ जाता है ऑर्डर 39, 41, 43, ऑर्डर 39, 41 एंड 43। उसके बाद सीआरपीसी की बात करें अगर हम, सीआरपीसी के अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट चैप्टर है, उसके बाद 5 चैप्टर है, और 5 चैप्टर के बाद आपका कौन सा है? 7 है। 7 के बाद 7, 8, 10, 11, 7, 8, 10, 11, और 11 के बाद आपका आ जाता है 14, 16, 17, 14, 16 और 17, और 17 के बाद आ जाता है आपका 31 और 39। 31 किस चीज़ का है? अपील का, और 39 है आपका बेल का। ये चैप्टर्स हैं आपके सीआरपीसी के। और इसके बाद अगर हम पीपीसी की बात करें तो पीपीसी के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं? पीपीसी का जो आपका चैप्टर्स का पोर्शन है वो है आपका चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 16, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 16, 16A, और चैप्टर 17। चैप्टर 17 के बाद बस ये इतने ही चैप्टर्स हैं, ये भी स्पेसिफाइड है। और इसके बाद आपका प्रोफेशनल लीगल एथिक्स, इसका जो रूल है, रूल 134 से लेके लीगल एथिक्स कौन कौन से हैं? लीगल एथिक्स रूल 134 से लेके 175। इन रूल्स को अगर आप एटलीस्ट 1 टाइम पढ़ लें तो मैं समझता हूं कि इसके जो 10 मार्क्स हैं इसमें से आप 8 मार्क्स तो ऑब्टेन कर लेंगे। बाकी जो भी सिलेबस है वो इंशाल्लाह हम 2-2 दिन के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे कि पहले 2-2 दिन के अंदर कवर करें, फिर जब क्विक रिवीजन होगा उस क्विक रिवीजन के अंदर हम क्या करेंगे कि हम जो है उन लेक्चर्स को एक दिन के अंदर, या हो सकता है कि जैसे कि हमारा क्रिमिनल लॉ है तो क्रिमिनल लॉ को एक ही दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया, सीपीसी को एक दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया, क्यूएसओ को एक दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को एक दिन के अंदर कवर कर लिया। इस तरीके से इसको हम लेके चलेंगे। और लास्ट जो हमारा डे होगा, इट मीन्स कि आपका जो 11 फरवरी होगा उसके अंदर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि क्लास आपकी कितने बजे स्टार्ट होगी? 3 PM पे क्लास स्टार्ट होगी और आपकी 8 PM तक क्लास चलेगी। उस क्लास को आप बाद में भी सुन सकते हैं, क्योंकि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको HD रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि सर हो सकता है कि हम जो है घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, हम अपना टेस्ट इवोल्यूशन कैसे करें? तो देखें, मैं आपको वेब जनरेटेड टेस्ट भी प्रोवाइड करूंगा। वेब जनरेटेड टेस्ट कैसे होंगे कि वो टेस्ट मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। उन टेस्ट को आपने क्या करना है, आपने एक बार देखना है, और आपने उस टेस्ट को जैसे ही अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने के बाद आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपने वो टेस्ट दिया, आपके मार्क्स कम आए, आप उस टेस्ट को दोबारा अटेम्प्ट करें, तीसरी बार अटेम्प्ट करें, चौथी बार अटेम्प्ट करें। जब बार बार आप अटेम्प्ट करेंगे, 100 में से आपके 95 तो ऑब्टेन हो जाएंगे। फिर आप ये कहेंगे कि मेरी इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी। फिर आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ आ जाएंगे। जैसे जैसे आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, मैं आपसे जो है एक मॉक टेस्ट भी लूंगा। मॉक टेस्ट में क्या होगा कि आपको एक इस तरीके का टेस्ट दिया जाएगा जैसे आप प्रिज्यूम करेंगे कि ये हमारा लॉ गेट का टेस्ट हो रहा है। जब आपने वो टेस्ट क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद आप जो है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप प्रीवियसली जितने भी टेस्ट मैं ले चुका हूँ उन टेस्ट को बार बार दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखें, जो लॉ गेट का टेस्ट है, इस लॉ गेट के टेस्ट के अंदर आपको टाइम कितना मिलता है? 2 आवर्स। 2 आवर्स का टेस्ट है और 100 MCQs है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपने इसको पूरे के पूरे टेस्ट को गो थ्रू करना है। जो जो सवाल आपको आते हैं उस सवाल को आपने अच्छे से अटेम्प्ट करना है। जब आपने उन सवालों को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लिया, यानी कि आप समझते हैं कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे बिल्कुल करेक्ट है, फिर आप क्या करें, फिर आप उन क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं जो आपको नहीं आते। जब आप एक दफ़ा उन क्वेश्चंस को हल कर लेंगे, जो सवाल आपको आते हैं, तो 25 मिनट्स आपके चले गए। बाकी जो आपके पास टाइम बचा, उस टाइम में आप क्या करेंगे, उस टाइम पे आप उसको दोबारा से एक बार गो थ्रू करेंगे, फिर दोबारा से गो थ्रू करेंगे। लास्ट में हो सकता है कि आपके पास कोई 15 से 20 MCQs ऐसे बच जाए जो बिल्कुल ही आपको सिरे से ही नहीं आते, जो आपने शायद पढ़े ही नहीं हो। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आते, लेकिन हो सकता है उसने इलस्ट्रेशन में से उठा के दे दिया। अब आपने क्या करना, अब आपने टाइम देख रहे हैं, आप सिर्फ 10 मिनट्स बचे, फिर आपने उसमें जो है तुक्के लगाना है। एटलीस्ट 15 से 20 अगर आप तुक्के लगाएंगे, उसमें से 7 या 8 तो कंफर्म आ ही जाएंगे। लास्ट टाइम क्या हुआ कि एक स्टूडेंट ने क्या किया कि उसने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 20 अटेम्प्ट नहीं किए। उसके मार्क्स कितने थे? 48। अगर 20 करता तो हो सकता है कि वो 55 या 60 उठा लेता, लेकिन अभी भी वो हमारे साथ ही बैठा हुआ है। खैर,
ये स्ट्रेटेजी आपने अपनानी है टेस्ट के अंदर। दूसरी बात ये कि टेस्ट के अंदर पैनिक नहीं होना। अक्सर स्टूडेंट की फर्स्ट अटैम्प्ट होती है और वो पैनिक हो जाते हैं, इस वजह से भी वो टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर पाते। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आपका मोबाइल नंबर और जो व्हाट्सअप नंबर है वो हमें मिल नहीं रहा, तो व्हाट्सअप नंबर जो है आपका 0311 300 888 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको डिटेल भी प्रोवाइड होगी और साथ ही साथ नोट्स भी मिल जाएंगे और वेब जनरेटेड टेस्ट भी मिल जाएंगे, और अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए वो भी अवेल हो जाएंगे। अब अगर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीआरपीसी का। फर्स्ट लेक्चर है सीआरपीसी का। इस लेक्चर के अंदर आपने क्या करना है, इस लेक्चर के अंदर आपने ध्यान से स्टेटमेंट सुननी है। अच्छा, एक और बात भी मैं डिस्कस करने जा रहा था कि लॉ गेट के अंदर आजकल जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है वो ये है कि वो लॉन्ग स्टेटमेंट्स दे रहा है। लॉन्ग स्टेटमेंट्स कोई 25 या 30 लॉन्ग स्टेटमेंट्स होते हैं स्टार्ट में, और जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो एंड पर होते हैं। तो स्टूडेंट जब उन लॉन्ग स्टेटमेंट्स को देखते हैं वो समझते हैं कि ये बहुत ही कोई डिफिकल्ट टेस्ट आ गया है और इससे ज़्यादा डिफिकल्ट शायद आज तक लॉ गेट में आया ही नहीं है। देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लॉन्ग स्टेटमेंट्स आपको कहाँ से उठा के देता है, बैरक्स में से उठा के देता है, इलस्ट्रेशन से उठा के दे देता है, या फिर जो है उसकी जो है एग्जाम्पल्स में से उठा के दे देता है, और तो कहीं से नहीं उठा के देता। खैर, आपने क्या करना है, आपने बैरक को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, इंशाल्लाह वो आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। दूसरी बात ये कि लास्ट टाइम मतलब कि इससे प्रीवियसली जो टेस्ट हुआ था उसमें क्या हुआ कि 30 से 35 क्वेश्चंस में और शल के आए थे। तो जो जो चीज़ें आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ आपने बैरक खोल के रखना है और आपने ये चीज़ देखनी है कि किस सेक्शन के अंदर, किस आर्टिकल के अंदर मे का वर्ड यूज़ हो रहा है, किस आर्टिकल के अंदर शल का वर्ड यूज़ हो रहा है। जैसे कि हमारे पास प्रिजम्पशंस का जो टॉपिक है क्यूएसओ के अंदर आगे चल के हम पढ़ेंगे, उसके अंदर जो आर्टिकल 90 से 95 है उसके अंदर में है, फिर उसके बाद शल है। तो खैर, ये क्या है, ये एक डिफरेंशिएट क्रिएट कर देता है कि कहाँ कहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशन है और कहाँ कहाँ पर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है कि वो ऐसा एक्ट करे। तो ये मे और शल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। अब सबसे पहले कि जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी की फुल फॉर्म क्या है? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। लास्ट टाइम इसी में से एक सवाल आया था कि पीपीसी की फुल फॉर्म क्या है। पीपीसी की फुल फॉर्म अक्सर स्टूडेंट्स ने लिखी पाकिस्तान पेनल कोड, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है? द पाकिस्तान पेनल कोड 1860। इसका ईयर कौन सा है? 1898। अब सीआरपीसी एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है, या प्रोएक्टिव लॉ है? अब ये प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोएक्टिव, ये कौन से वर्ड्स हैं? देखें, जब भी कोई कानून पास होने के बाद उसके माजी फ्यूचर डेट से इन्फोर्स हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव लॉ। और अगर कोई ऐसा लॉ बनाया जाए जो प्रीवियसली डेट से इफेक्ट कर जाए, यानी कि अगर ये जो है 1898 में पास हुआ और ये इफेक्ट हो 1888 से या 1898 से 97 से, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। बट इट इज एन प्रोस्पेक्टिव लॉ। सीआरपीसी कौन सा कानून है? इट इज एन प्रोस्पेक्टिव लॉ। दूसरी चीज ये कि इसकी जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट और डेट ऑफ इनेक्टमेंट है वो भी आपने याद रखनी है। सीआरपीसी के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? जो लॉ गेट के अंदर है वो कोई 11 चैप्टर्स हैं, और सेक्शंस हो जाते हैं आपके 152। 152 सेक्शंस इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। 152 सेक्शंस हैं इसके जो आपके सीआरपीसी के सिलेबस के अंदर है, और मार्क्स कितने हैं इसके? सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स हैं। 152 सेक्शंस को पढ़ने के बाद भी 10 मार्क्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखें, इतने सारे सेक्शंस पढ़ने के बाद प्रिपरेशन कितने मार्क्स की हो रही है? सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स की। अगर आप क्यूएसओ, सीपीसी और जो है लीगल एथिक्स या फिर इसी पे फोकस करें, सीआरपीसी पे फोकस करें, तो आपके 50 मार्क्स की कितनी प्रिपरेशन हो गई? अब देखें, एक बात आपने याद रखनी है, जब आपका सिलेबस लेंदी होगा, जैसे कि आपका क्यूएसओ है, क्यूएसओ का सिलेबस लेंदी है, कंप्लीट बुक है, 166 आर्टिकल्स हैं। जब भी आपका सिलेबस किसी बुक का, किसी सब्जेक्ट का लेंदी होगा तो उसके अंदर वो आपको इजी क्वेश्चंस देगा। कैसे इजी क्वेश्चंस देगा? वो आपको कोई भी स्टेटमेंट दे देगा और उस ब्लैंक को
जो है खाली उसको ब्लैंक कर देगा, कोई भी स्टेटमेंट लेके उसमें से कोई एक वर्ड जो है मिसिंग कर देगा। लेकिन अगर वो सिलेबस आपका क्या है, सिलेबस आपका शॉर्ट है, जब आपका सिलेबस शॉर्ट होगा वो टेक्निकल क्वेश्चंस देगा। टेक्निकल क्वेश्चंस कैसे देगा कि हो सकता है आपको वो जो है ये पूछ ले कि आप ये बताएं सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी क्या कहता है। अब सेक्शन 47 आपके सिलेबस में तो है, लेकिन आप ये भूल गए कि उसका कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, तो उसके बाद आपने इस चीज पे फोकस रखना है कि जो लेंथी सिलेबस है उनको अच्छे तरीके से समझना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो स्पेशल एंड लोकल लॉज हैं, स्पेशल एंड लोकल लॉज, जितने भी आपके स्पेशल लॉज हैं, लोकल लॉज हैं, स्पेशल लॉ कैसे, जैसे कि आपका एक आया हमारे पास 2018 के अंदर एक एक्ट पास हुआ, कौन सा, JJSA, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट। अब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के अंदर ये बताया गया कि जो एक जुवेनाइल है, एक यूथफुल ऑफेंडर है, एक बच्चा है, वो अगर कोई जुर्म करता है तो उस बच्चे को JJSA के तहत तब ट्रीट किया जाएगा जब उसकी एज कितनी होगी, जब उसकी एज होगी अंडर 18 ईयर्स। लेकिन हमारे पास सीआरपीसी ने क्या बताया कि कोई भी यूथफुल ऑफेंडर वो होता है जो कि अंडर 15 ईयर्स हो। अगर कोई बच्चा अंडर 15 ईयर्स है तो उसके ऊपर मुकदमा चलेगा JJSA के तहत। इसका आर्टिकल, इसका सेक्शन है 29B। ठीक है, अब हम किसकी बात माने, तो आपका जो भी एक ये सवाल बन सकता है, जब भी एक स्पेशल और एक लोकल लॉ आएगा तो आपका जनरल लॉ के ऊपर वो सुपरसीड कर जाएगा। सुपरसीड क्या मतलब, क्या मतलब कि एक आपके पास सीआरपीसी है, ये एक जनरल कानून है, जब एक स्पेशल लॉ आया, स्पेशल लॉ कौन सा है, स्पेशली किसके लिए बनाया गया, वो एक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जुवेनाइल के लिए बनाया गया। तो जब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम आया तो फिर क्या किया उसने उसने जो है उस एक्ट ने आपके सीआरपीसी को प्रिवेल कर दिया, सीआरपीसी के ऊपर वो हावी हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल ये कि जो चैप्टर 1 है, सेक्शन 1 to 5, इनको डिस्कस करते हैं। सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट की बात कर रहा था मैं। डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सीआरपीसी। जितने भी आपके लॉ गेट का सिलेबस है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सब सब्जेक्ट्स के आपने डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट याद कर लेनी है। डेट ऑफ इनेक्टमेंट है 22 मार्च 1898 और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, वो है आपके 1 जुलाई 1898। इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है, किस दिन से ये जो है कानून इन्फोर्स में आया, और इनेक्टमेंट का मतलब किस दिन ये कानून पास हुआ। सेक्शन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 3 ने सिंपली इतना कहा कि हमारे पास एक कानून आता है पीपीसी। पीपीसी कौन सा है, पीपीसी है आपका सब्सटेंटिव लॉ, और एक आता है सीआरपीसी। सीआरपीसी कौन सा है, प्रोसीजरल लॉ। अब जब एक सब्सटेंटिव लॉ पास होता है 1860 के अंदर और सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, तो दोनों तो मिलकर चलने चाहिए। ये आता है 1860 के अंदर और ये आता है 1898 के अंदर, तो इतने 38 साल कहाँ गए, 38 साल कौन सा प्रोसीजर चला। तो इन 38 ईयर्स के अंदर आपका जो सीआरपीसी है वो नियर अबाउट 3 से 4 टाइम्स चेंज हुआ। वो 3 से 4 टाइम्स कौन से थे, 1861, 1861, 1861 के बाद आपका 1872, 1872 के बाद 1882 और फिर उसके बाद 1898 के अंदर ये चेंज हुआ। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 किस बारे में है, आपके डेफिनेशन क्लासेस के बारे में। डेफिनेशन क्लासेस से आपका आपके एक या दो सवाल तो पक्के हैं, एक या दो सवाल आपके आने ही आने हैं। कहाँ से, डेफिनेशन से। अब डेफिनेशंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सबसे पहले है एडवोकेट जनरल। अब ये एडवोकेट जनरल क्या है,
अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर इनके नाम याद नहीं होते और जो है हम इनको याद कैसे करें? अब ज़ाहिर-सी बात है इसके अंदर जो सेक्शन 4 है फिर उसका ए, बी, सी, डी, ए-बी-सी को हम कैसे याद करें? देखें, सेक्शंस को अगर आपने याद करना है, डेफिनिशंस को याद करना है सीआरपीसी की, आपने क्या करना है? आप सिंपली क्या करें? देखें, एडवोकेट जनरल है। एडवोकेट जनरल कहाँ से शुरू हुआ? ए से। तो सेक्शन 4 का सब क्लास ए क्या कहता है? एडवोकेट जनरल। इंक्लूड्स गवर्नमेंट प्लीडर। एडवोकेट जनरल कौन है? जो कि जिसके अंदर आपका गवर्नमेंट प्लीडर सरकारी वकील भी आ जाए। उसके बाद बी, जैसे हम एबीसी पढ़ते थे ना बचपन में, बी के अंदर क्या है? बी से क्या आता है? आपने ये सोचना है बी से क्या आता है? बी से आता है बेलेबल ऑफेंस। अब बेलेबल ऑफेंस क्या है? बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस क्या होता है कि means any offense shown bailable in second schedule and which is made bailable in any other law for the time being in force। कह रहा है कि बेलेबल ऑफेंस कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि बेलेबल शो हुआ हो आपके सेकंड शेड्यूल के अंदर। सीआरपीसी को अच्छे तरीके से अगर आपने पढ़ना है, चाहे लागेट के लिए पढ़ें, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ें, चाहे आप प्रैक्टिस के लिए पढ़ें, एटलीस्ट लाइफ में एक टाइम आपने जो है क्या करना है, इसके सेकंड शेड्यूल को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आ जाती है किसकी? चार्ज की। चार्ज कहाँ पर है? चार्ज जो है आपका सी के अंदर है। ए बी सी, ए बी सी पे चल रहे थे ना अभी तक हम। सी से क्या आता है? सी से आता है आपका चार्ज। सी से केट नहीं आती, सी से चार्ज आता है। अब चार्ज क्या है? चार्ज मीन्स एनी हेड ऑफ चार्ज इंक्लूडिंग मोर देन वन। चार्ज का मतलब क्या होता है? फर्दे जुर्म आयद करना। इसका पूरा चैप्टर मौजूद है सीआरपीसी के अंदर। कह रहा है कि इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज विच द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन, मतलब कि एक शख्स पर एक से ज्यादा भी फर्दे जुर्म आयद किए जा सकते हैं। उसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस कहां पर है? एफ के अंदर। कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? काबिले दस दर अंदाजी पुलिस मीन्स एन ऑफेंस इन विच पुलिस में इन अकॉर्डिंग विद सेकंड शेड्यूल और अंडर एनी लॉ अरेस्ट विदाउट वारंट। जहां पर पुलिस विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सके तो उसको अब क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इट इज एन कॉग्निजेबल ऑफेंस। एन ऑफेंस विच एन अक्यूज्ड हैज कमिटेड, दैट इज कॉल्ड एन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन विच पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है। उसके बाद कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट, कंप्लेंट का सेक्शन कौन सा है? कंप्लेंट का सेक्शन अगर आप याद रखें सेक्शन 200। इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि आपके इस लॉ गेट के सिलेबस के अंदर है। कंप्लेंट मींस द एलिगेशन मेड orally or verbally or in writing to magistrate directly that the some person either known or unknown has committed an offense he does not include report of police। कह रहा है कि आपसे सवाल कर सकता है कि कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड्स, कंप्लेंट के अंदर कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती? कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड्स पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होती। और कंप्लेंट किसको की जाती है? डायरेक्टली टू द मजिस्ट्रेट आइदर ओरली और इन रिटर्न दैट एनी पर्सन आइदर नोन और अननोन हैज कमिटेड सच ऑफेंस। ठीक है। उसके बाद इंक्वायरी, इंक्वायरी कहां पर है? इंक्वायरी है आपके के अंदर। इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय द magistrate including every inquiry other than trial conducted by magistrate under this code। कह रहा है कि inquiry does not include trial, इंक्वायरी के अंदर ट्रायल इंक्लूड नहीं है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन, आई के अंदर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का पूरा चैप्टर भी आपका लॉ गेट के सिलेबस के अंदर है जो कि चैप्टर नंबर 14 है। अब इन्वेस्टिगेशन होती क्या है? कह रहा है कि इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स, इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन। इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय द पुलिस और एनी अदर पर्सन अथोराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। ठीक है। लेकिन मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर सकता है। उसके बाद आ जाए आप जो है ऑफेंस, कि ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस कहां से है? ऑफेंस की अगर हम बात करें तो देखें, ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन, कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स he has includes any act in respect of which complaint may be made
अंडर सेक्शन 20 ऑफ केटल ट्रेसपास एक्ट कहता है कि केटल ट्रेसपास एक्ट के तहत सेक्शन 20 के तहत भी अगर किसी को कंप्लेंट दी जाती है तो वो भी आपकी ऑफेंस के अंदर काउंट होगी। यानी कि अगर कोई जानवर वगैरह खड़े हैं उनका एक अलग से कानून है, ठीक है, केटल ट्रेसपास एक्ट, उसके अंदर अगर कोई जो है उस जगह की मुदाखलत कर दे, ठीक है, या फिर मिसाल के तौर पे एक ज़मीन है, उस ज़मीन के मैं क्या करूँ, उस ज़मीन पे अपने जानवर छोड़ दूँ कि जाओ जाके फसल तबाह करो, फसल खा लो, तो ये क्या है, ये जो है वायलेशन है केटल ट्रेसपास एक्ट की। तो इसके सेक्शन 20 के तहत अगर कोई कंप्लेंट जमा करवाए तो वो भी आपका एक ऑफेंस के अंदर ही काउंट होता है, यानी कि ये भी एक ऑफेंस ही है। अब ऑफेंस सिंपली होता क्या है, ऑफेंस मीन्स कि अगर कोई भी शख्स कोई एक्ट करे, कोई भी ओमिशन करे, ठीक है, और जो कि पनिशेबल बाय लॉ हो, जिसकी पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर पनिशमेंट बताई गई हो, तो वो क्या है, वो आपका ऑफेंस है। उसके बाद पुलिस स्टेशन, अब ये पुलिस स्टेशन क्या है, देखें, पुलिस स्टेशन एनी प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली, एनी प्लेस दैट इज डिक्लेयर्ड जनरली स्पेशली पुलिस स्टेशन बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कह रहा है कि पुलिस स्टेशन वो जगह है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर करे कि ये भाई पुलिस स्टेशन है। अगर हम कहें कि पुलिस की जो सबसे छोटी जगह होती है वो क्या होती है, वो चौकी होती है, तो क्या चौकी जो है वो पुलिस स्टेशन में काउंट होती है? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको पुलिस स्टेशन डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका जो सेक्शन 5 कह रहा है कि ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर पिनल कोड, ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर पिनल कोड। सेक्शन 5 सिंपली ये बात कर रहा है कि जितने भी आपके ऑफेंसेस होंगे, जो भी आपके ऑफेंसेस होंगे जो कि पनिशेबल बाय पाकिस्तान पेनल कोड हैं, उनका ट्रायल कैसे चलाया जाएगा? उनका ट्रायल आपका चलेगा CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत, ठीक है। उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 5 की तरफ। अब चैप्टर नंबर 5 किस चीज़ के बारे में? चैप्टर नंबर 5 है आपका अरेस्ट, स्केप एंड रीटेकिंग के बारे में। अब ये अरेस्ट, स्केप एंड रीटेकिंग क्या है? किसी भी शख्स को अरेस्ट करना हो, ठीक है, या फिर जो है वो शख्स भाग जाए, उसको दोबारा से पकड़ना हो, तो दोबारा से उसको कैसे पकड़ा जाएगा और उसको जो है अरेस्ट कैसे कैसे किन किन तरीकों से किया जा सकता है? सबसे पहले सेक्शन 46 है। सेक्शन 46 क्या कहता है? सेक्शन 46 हमारा है अरेस्ट हाउ मेड। सेक्शन 46 है अरेस्ट हाउ मेड। सेक्शन 46 कहता है कि अरेस्ट किस तरीके से किया जाएगा? इफ एनी अक्यूज्ड सरेंडर हिमसेल्फ पुलिस कैन नॉट इवन टच हिज बॉडी। सेक्शन 46 सिंपल ये कहता है कि अगर कोई शख्स खुद को पुलिस के हवाले कर दे तो पुलिस उसकी बॉडी को टच भी नहीं कर सकती, मारना तो दूर की बात है। और सेक्शन 46 का सब क्लास 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो कहता है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स भाग रहा है और पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम है, पुलिस उसको पकड़ रही है और एक पुलिस वाला क्या करता है, उसको जो है उसका इनकाउंटर कर देता है, तो क्या पुलिस उस इनकाउंटर को जस्टिफाई कर सकती है या नहीं कर सकती? सेक्शन 46 सब क्लास 3 ये कहता है कि अगर वो शख्स, उस शख्स ने कोई ऐसा जुर्म किया हो जिस जुर्म की सजा या तो सजाए मौत हो या तो डेथ पनिशमेंट हो, उस कंडीशन में तो पुलिस उस डेथ को, उसके इनकाउंटर को जस्टिफाई कर सकती है। लेकिन उसकी पनिशमेंट ही 3 साल है, 7 साल है या 14 साल है, तो फिर वो जस्टिफाइबल बाय लॉ नहीं है। उसके बाद आ जाए सेक्शन 47। सेक्शन 47 क्या कहता है? कहता है कि सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। सर्च ऑफ प्लेस, सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाय पर्सन search of place entered by person sought to be arrested। सेक्शन 47 क्या कहना चाहता है? देखें, सेक्शन 47 ये कहता है कि इफ एनी पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज एंटर्ड इनटू एनी प्लेस, ठीक है, एनी प्लेस इन चार्ज ऑफ सच प्लेस शल अलो फ्री इंग्रेस। मिसाल के तौर पे अब ये क्या है, ये हमारी एक एकेडमी है। इस एकेडमी के अंदर एक भगोड़ा, एक चोर जो है यहाँ पर आ जाता है।
जब एक चोर इस एकेडमी के अंदर आया और पुलिस वालों ने ये कहा कि आपके एकेडमी के अंदर एक जो है चोर छुपा हुआ है, अब मैं उनको कहता हूँ कि मैं तो आपको अपनी एकेडमी की तलाशी नहीं देने दूंगा। तो सेक्शन 47 ये कहता है कि मैं जो है इस जगह का ओनर, ठीक है, मेरे इख्तियारात में अगर है तो मैं उनको फ्री इंग्रेस दूंगा, यानी कि उनको पूरी आज़ादी दूंगा कि आप मेरी जगह की तलाशी ले सकते हैं। उसके बाद आ जाएं सेक्शन नंबर 48 की तरफ। सेक्शन नंबर 48 क्या कहता है? प्रोसीजर वेयर इंग्रेस नॉट पॉसिबल। देखें 48 और 49 एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। 48 क्या कहता है? वेयर इंग्रेस नॉट पॉसिबल। और सेक्शन 49 क्या कहता है? वेयर लिबरेशन नॉट पॉसिबल। सेक्शन 48 सिंपल इतना कहता है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसी जगह है जो कि बंद है, जो कि अंदर से बंद है चाहे बाहर से बंद है, और पुलिस को ऐसा इंकिशाफ है कि इस जगह के अंदर चोर मौजूद है, तो पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए उस जगह के ताले दरवाजे तोड़कर अंदर जा सकती है, ठीक है। और सेक्शन 49 ने ये कहा कि पुलिस उस जगह के अंदर गई और चोर जो है डेढ़ होशियार था। चोर क्या करता है? चोर बाहर से जाके बाहर से कुंडी लगा के भाग जाता है। तो पुलिस अपने आप को लिबरेट, अपने आप को आज़ाद करने के लिए उस जगह से क्या कर सकती है? पुलिस जो है उस जगह को अंदर से भी तोड़कर बाहर निकल सकती है। उसके बाद सेक्शन नंबर 50 क्या कहता है? नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। सेक्शन 50 ने सिंपली इतनी बात की कि अगर कोई शख्स खुद से सरेंडर कर देता है या कोई खुद ही गिरफ्तारी दे दे तो उसको जो है पुलिस पकड़ कर गिरबान से पकड़ना या फिर जो है उसको मोबाइल के अंदर डालना, ये मजीद उसको इंग्रेस की ज़रूरत नहीं है, तो इंग्रेस नहीं कर सकती। अच्छा, इंग्रेस नहीं, सॉरी, रिस्ट्रेन नहीं कर सकती। उसके बाद सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सेक्शन 51 क्या कहता है? सेक्शन 51 ये कहता है कि अगर कोई शख्स जो है क्या करता है, उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, अब उसकी सर्च करनी है, उसकी तलाशी लेनी है। उसकी तलाशी से जो भी माल बरामद होगा, चाहे वो कोई भी माल है, मिसाल के तौर पे उसकी उसकी जो है बॉडी में से कोई पिस्टल वगैरह XYZ पैसे वगैरह बरामद हुए हैं, तो उनको पुलिस अपनी सेफ कस्टडी के अंदर रखेगी। उसके बाद सेक्शन 52। सेक्शन 52 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 52 क्या कहता है? सर्च ऑफ वुमेन। सेक्शन 52 ने इतनी बात की कि अगर किसी भी वुमेन यानी कि औरत की तलाशी ली जाएगी तो वो तलाशी कौन लेगा? वो तलाशी आपकी फीमेल पुलिस ऑफिसर लेगी या फिर कोई और फीमेल लेगी, लेकिन मेल पुलिस ऑफिसर उसकी तलाशी नहीं ले सकता। उसके बाद सेक्शन 53 क्या कहते हैं? पावर ऑफ सीजर ऑफेंसिव वेपन्स। पावर ऑफ सीजर ऑफेंसिव वेपन्स कह रहा है कि कोई ऑफेंसिव वेपन्स है, कोई ऑफेंसिव वेपन्स है, और वो ऑफेंसिव वेपन्स किससे बरामद होते हैं? आपके उस जो है चोर से बरामद हुए, तो पुलिस क्या करेगी? उन वेपन्स को भी अपनी सेफ कस्टडी में के अंदर रखेगी। पुलिस ऑफिसर मे टेक एनी ऑफेंसिव वेपन फ्रॉम अरेस्टेड पर्सन एंड शैल डिलीवर टू द कोर्ट ऑफिसर। अब फिर पुलिस क्या करेगी? फिर पुलिस जो है उस ऑफेंसिव वेपन को डिलीवर करेगी किसको? कोर्ट को। ये बताया सेक्शन नंबर 53 ने। 54 बहुत इंपॉर्टेंट। 54 क्या कहता है कि व्हेन पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट। व्हेन पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट, कि कब किन किन हालात के अंदर, किन किन सरकमस्टांसेस के अंदर पुलिस जो है किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 54 ने सिंपली 8 से 10 सरकमस्टांसेस बता दिए कि किन किन सूरत हाल के अंदर पुलिस जो है किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। अब देखें वो कौन कौन से सरकमस्टांसेस हैं। 54 ने सिंपली ये कहा, एनी पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन फॉलोइंग सरकमस्टांसेस। सबसे पहले एक कंसर्न इन कोग्निजेबल केसेस। अगर कोई शख्स कोग्निजेबल केस के अंदर उसका नाम है,
उसके बाद सेकेंडली हमारे पास आ जाता है ही इज वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड कौन होते हैं? लुच्चे, लफंगे, आवारागर्द, वन विलिंग करने वाले। तीसरा आ जाता है आपका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उसका नाम जो है प्रोक्लेमेशन में आ जाए। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी में आ जाता है आपका कौन? डिजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। डिजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, जो भी मुल्क के भगोड़े हैं उनको कहा जाता है डिजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। उसके बाद पांचवी कैटेगरी कौन सी है? वो है पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, या फिर डिजर्टर फ्रॉम अरेस्ट। ठीक है, पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है या फिर डिजर्टर फ्रॉम अरेस्ट। अरेस्ट से कोई भाग जाए उसको भी पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। और कोई ऐसा शख्स है जिसके पास एक चोरी की हुई प्रॉपर्टी है, तो ये प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन किसके तहत है? आर्टिकल 29C 29A ऑफ कानून शहादत ऑर्डर ये कहता है कि कोई भी किसी भी शख्स के पास अगर जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी बरामद हो जो कि चोरी की गई है, तो प्रिजम्पशन ये है कि उस शख्स ने क्या किया, उस शख्स ने वो चोरी की है। तो ये इन सरकमस्टांसेस के अंदर पुलिस जो है किसी भी शख्स को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 55 क्या कहता है? अरेस्ट ऑफ वेगाबॉन्ड हैप्चुअल रॉबर्ट्स। जितने भी आपके वन विलिंग करने वाले लोग हैं, जितने भी आपके हैप्चुअल रॉबर्ट्स हैं, उनको पुलिस जो है बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है सेक्शन 55 के तहत। उसके बाद 56 क्या कहता है? सेक्शन 56 सिंपली इतना कहता है कि इफ एनी पर्सन रिफ्यूजेस टू टेल हिज नेम। 57 सेक्शन 57 आपने क्या याद रखना है? सेक्शन 57 ये कहता है कि अरेस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। क्या नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर पुलिस किसी को अरेस्ट कर सकती है? बिल्कुल हाँ, कर सकती है। किस लिए करेगी? देखें, अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, पुलिस उससे पूछती है आपका नाम पता बताए, आप कहाँ रहते हैं और आपका नाम बताए, वो नहीं बताता, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। जब उसने अपना नाम और एड्रेस बताया, पुलिस उसको उसी टाइम छोड़ देगी। उसके बाद आ जाए सेक्शन नंबर आपका 57 हो गया। 57 के बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है 58, पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एनी पर्सन इनटू एनी प्लेस इन पाकिस्तान इफ द केस इज कॉग्निजेबल। 58 ने ये कहा कि एनी पर्सन एनी प्लेस इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जगह है और पुलिस जो है उस शख्स को पूरे पाकिस्तान के कहीं भी ढूंढ कर अरेस्ट कर सकते हैं अगर उसका नाम जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर मौजूद है। 60 ने क्या कहा? 60 ने कहा अरेस्टेड पर्सन शैल बी ब्रॉड बिफोर मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन विदाउट डिले बाय पुलिस। सेक्शन 60 ने ये कहा कि पुलिस क्या करेगी, उस शख्स को पकड़ेगी और जो है बिना किसी डिले के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। 61 क्या कहता है? 61 कनेक्टेड है आपके किसके साथ? फंडामेंटल राइट के साथ। 61 ये कहता है कि पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, नॉट मोर देन 24 आवर्स। कह रहा है कि किसी भी शख्स को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। उसके बाद क्या है? सेक्शन 63 मजिस्ट्रेट कैन डिस्चार्ज इफ देयर इज नो ग्राउंड। अच्छा, अब करेगी क्या पुलिस? 24 घंटे अपने पास रखेगी, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सेक्शन 63 के तहत मजिस्ट्रेट अगर देखता है कि इसको अरेस्ट करने का तो कोई ग्राउंड बनता ही नहीं है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज कर सकता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट, ये एक मजिस्ट्रेट की पावर है सेक्शन 63 की। उसके बाद आ जाए आप, नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है आज का, वो है आपका सेक्शन नंबर 66, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 66 क्या कहता है? लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 66 कहता है पावर ऑन एस्केप ऑफ पर्सन टू रीटेक। पावर ऑफ एस्केप
टू रीटेक, अगर एक शख्स पुलिस की कस्टडी से भाग गया, अब वो शख्स क्या है, पुलिस की कस्टडी से भाग चुका है, अब पुलिस उसको दोबारा रीटेक करने के लिए कौन कौन से जो है तरीके अपनाएगी। कह रहा है कि इफ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी escapes or is reduced the person from whose custody he escapes was reduced may immediately pursue and arrest him on any place in Pakistan। तो याद क्या रखना है आपने 66 के अंदर कि पुलिस उसको पाकिस्तान के अंदर जहां चाहे वहां से ढूंढ सकती है और जहां चाहे वहां पे अरेस्ट कर सकती है, और वो वही सारे तरीके अपनाएगी जो हमने सेक्शन 46 के अंदर पढ़ा था, किसी भी शख्स को किस तरीके से अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर वो शख्स खुद ही सरेंडर कर देता है तो फिर उसको नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, यानी कि उसको मजीद उसके साथ जो है पकड़ना, गिरबान से पकड़ना, उसको गाड़ी में धकेलना, ये चीज़ें नहीं की जाएंगी। सेक्शन 46 के अंदर हमने ये चीज़ समझी थी, और 66 ने भी ये कहा कि अगर कोई शख्स भाग जाता है तो रीटेक करने के लिए उसको वही स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी जो सेक्शन 46 के अंदर मौजूद है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्लियर किया, हमने जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 5 क्लियर किया लॉ गेट के लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है इंशाल्लाह कंप्लीट सिलेबस कवर अप कर लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे सीपीसी की तरफ और उसके बाद क्यूएस और अदर सब्जेक्ट्स की तरफ। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी तो आप